नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये एक ऐसा शो है जहां कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। आने वाले अगले 6 घंटे में आपको कहां किस कमोडिटी में कैसी रणनीति अपनानी है, छोटी अवधि और मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से निवेश के क्या धमाकेदार आइडियाज हैं, इन सब सवालों के मिलते हैं जवाब। बस आपको इतना करना है कि हमारी स्क्रीन पर जो अभी नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आपको फोन उठा के नंबर डायल करना है 02223001634 या 1635। ये है हमारा नंबर। तुरंत फोन उठाइए और अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। चलिए, जब तक आपकी फोन से सवाल हमारे साथ जो आज पैनल जुड़ चुका है उससे आपका परिचय करा देते हैं। तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जाने माने ग्वार ट्रेडर मनोज जाजू जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो फोकस है वो नॉन एग्री कमोडिटीज में चांदी और मेटल्स पर है। हम लगातार इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा बात करना जरूरी है क्योंकि बड़ी तेज गिरावट कुछ ही घंटों में हमने इन दोनों एरियाज में आते हुए देखी है। याद रखिए, चांदी एक प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में तो आती ही है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो चांदी की कीमतों में हमने 500-600 रुपए तक की करेक्शन आते हुए देखी है। ये कमोडिटी जो 65,500 के पार ट्रेड कर रही थी कुछ घंटों पहले ही, अब 65,100 के करीब इसकी कीमतें आ गई हैं। फिलहाल 500 रुपए का एक हैवी ड्यूटी करेक्शन ऊपरी स्तरों से मल्टी मंथ हाई से हमने बनते हुए देखा है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो गिरावट तो यहाँ पर लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से दिखाई दे ही रही थी, लेकिन दोपहर बाद हमने देखा कि यहाँ पर गिरावट और गहरा गई है। अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी मेटल को उठाकर देख लें तो यहाँ पर 2 से 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेगेटिव क्यूज है जिसका असर हम घरेलू बाजार पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। चीन एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हमने ये प्रेशर बनते हुए देखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे चांदी और बेस मेटल्स में आई ये जो तेज गिरावट है उसके बारे में, और आपके लिए कमाई के मौके कहाँ है ये समझेंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता है। अनुज, जरा बताइए, चांदी में ये एकाएक जो स्टीप करेक्शन आया है, क्या ये एक्सपेक्टेड था या फिर अभी भी आप कहें कि ये इट्स पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रेंड जो अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से? नेहा जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन देखने को मिला है महज एक प्रॉफिट बुकिंग हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि $22 से कंटिन्यूसली $24 तक एक अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिला है और MCX में करीबन 60,000 से लेकर ऑलमोस्ट 66,000 तक के लेवल हमने सिल्वर में बनते हुए देखे। तो करीबन 6,000 की रैली के बाद एक ये प्रॉफिट बुकिंग रही है। ट्रेंड अभी भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई मेजर रिवर्सल है। यहाँ पर जो डिप मिला है यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी भी हम देखें तो $24 को मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। और जो फंडामेंटल फैक्टर है जहाँ पर डॉलर की वीकनेस है, या फिर हम देखें तो अब दोबारा से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो फिजिकल डिमांड है भारत के अंदर फेस्टिवल की वजह से वो कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा मेजर करेक्शन यहाँ पे रहेगा। हालांकि शाम के सत्र में अभी यूएस के डेटा आने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आने वाले हैं जो कि आगे के ट्रेंड डिसाइड करेंगे, मगर मुझे लगता है कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारी जो सलाह है वो खरीदारी की रहेगी। हमें लगता है कि नीचे करीबन 64,800 के आसपास खरीदारी करें, 64,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 66,000 तक हम दोबारा इवनिंग में जाते हुए देखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि सिल्वर में यहाँ पे ले जा सकती है। ओके, तो जो भी करेक्शन आए एक तरह से अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए। उनको निचले स्तरों पर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एंट्री का मौका मिलेगा। छोटी से मध्यम अवधि में तो 66,000 का लेवल दिख ही रहा है। हैरानी नहीं होगी कि अगर आज शाम के सत्र में ही वो लेवल दिख जाए, क्योंकि चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो कि बहुत तेजी से बड़े वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ती है और 1,000-2,000 रुपए ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अमित से भी हम बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, हम देखते हैं कि चांदी का जो कोरिलेशन है वो सिर्फ सोने से ही नहीं है, बेस मेटल से भी है। मुझे बताइए कि बेस मेटल्स में ये जो गिरावट आई है उसके मुकाबले चांदी इतना ज्यादा टूटी नहीं है। क्या गोइंग फॉरवर्ड अगर मेटल्स और ज्यादा नीचे पिटाई खाते हैं तो चांदी में क्या और हेफ्टी करेक्शन देखने को मिल सकता है? निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? जी, गुड इवनिंग।
देखिए, अनुज गुप्ता जी ने काफी फंडामेंटल फैक्टर्स कवर किए। मैं एक करेक्ट। एडिशन ये करूंगा कि जिस प्रकार आपने कहा कि बेस मेटल्स में गिरावट आई है तो चांदी में रिएक्शन नहीं है, बट एट द सेम टाइम बेस मेटल्स में जिस तरह की तेजी हमने 2 हफ्तों में देखी थी, चांदी में उस प्रकार की तेजी नहीं आई है। ये एक बड़ा कारण है कि ऑन एन एवरेज अगर हम रेशियो देखें बेस मेटल के साथ तो वो अभी भी कैचअप नहीं कर पाई है, इसलिए गिरावट जो होगी वो भी लिमिटेड होगी। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो ऐसा लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह जो भी डिप मिले उसे लिया जा सकता है। जहां तक कॉल का सवाल है, मेरा भी व्यू काफी सिमिलर है। मैं 64,900 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 64,400 के स्टॉप लॉस के साथ, और लगभग 65,700 के टारगेट देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। ओके। निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? वो लोग जो यहाँ पर फिजिकल में थोड़ी सी खरीदारी करके चलना चाहते हैं और थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं, क्या करंट लेवल्स उनके लिए ऑप्टिमम है या थोड़ा और करेक्शन का वेट करें? एंड इन दैट केस साल के अंत तक या आने वाले कुछ एक महीनों या सालों में फिर कैसी स्ट्रेंथ देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी खुद यहाँ पर कहा कि चांदी ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखाया है जिस तरह बेस मेटल्स ने दिखाया, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब एक साल की हम रेंज पकड़ के चलते हैं तो नीचे $21 और ऊपर $29, और अभी चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ठीक इस रेंज के बीच में है, मतलब ऊपर और $4 से $5 का स्कोप है उसमें। जी बिल्कुल, लंबी अवधि में ये स्कोप दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करूं तो पॉसिबल है कि डोमेस्टिक बाजार में 68,500 तक के स्तर हमें देखने मिले, यानी करीबन $26, और यदि उसके ऊपर भी प्राइसेस चलती हैं तो ईयर एंड आते आते हम 70,000 के काफी करीब हो सकते हैं। तो जो एक फंडामेंटल और जो टेक्निकल पिक्चर भी उभर के आ रही है, दोनों कंबाइन होकर एक तेजी की तरफ इशारा कर रही हैं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months। चलिए अब फोकस हम मेटल्स पर बढ़ाते हैं। बेस मेटल्स में आज हमने देखा एक स्टीप करेक्शन आया है, 2 से 2.5% की तो करेक्शन साफ साफ दिख रही है। सबसे ज्यादा पिटाई यहाँ पर जिंक निकल की हुई है, जो इस समय 2.25 से 2.5% नीचे है। अनुज, हमने निकेल को आज शंघाई मार्केट्स की मैं बात कर रही हूँ, रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करता हुआ देखा है। एंड ऑफ कोर्स सप्लाई कंसर्न्स, टाइट इन्वेंट्रीज, ये एक बड़ा कारण रहे हैं। मुझे ये बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड मेटल्स में कैसे सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी क्रंच ये एक थीम रही है जिसने पूरे कमोडिटी मार्केट को या इक्विटी मार्केट को, किसी भी तरह के फाइनेंशियल सिस्टम्स को हिलाकर रखा हुआ है। गिवन द फैक्ट कि अब जब चीन कह रहा है, बीजिंग कह रहा है कि वो अपने कोल प्राइसेस को कूल ऑफ करने के लिए इंटरवीन करेगा, कदम उठाएगा, तो ये बेस मेटल्स में पे और कितना प्रेशर बना सकता है? नहीं जी, देखिए अभी जो एक रीज़न है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, उसकी वजह से हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है तो उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो फंडामेंटल फैक्टर है, अभी खाली स्टेटमेंट आया है, अभी ऐसा कोई कार्रवाई मुझे लगता नहीं कि देखने को मिली है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेजर ट्रिगर अभी सेलिंग साइड में आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि एक जो ट्रेंड अपसाइड का था वो डेफिनेटली यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दिया है, मगर ऐसा नहीं है कि अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमें हमेशा लोअर लेवल पे खरीदारी का मौका मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा मार्केट रहेगा, क्योंकि जो ट्रेंड पकड़ा है मार्केट ने वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अगर वो बाय साइड में सपोर्ट के आसपास खरीदारी करते हैं तो उनको अच्छा एक ट्रेडिंग बेट मिलेगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। तो वो ये ऐसा मार्केट अब हो गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 1.5 महीना मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा कोई एक ट्रेंड नहीं रहेगा कि एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं देखने को मिलेगा, आपको दोनों साइड ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है वो एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अभी प्ले करेंगे, जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर हम एक अच्छे बाइंग एक्टिविटी बेस मेटल में आती हुई देखेंगे। हालांकि कंटिन्यूएशन में तेजी भी देखी थी पिछले महीने, तो उसका एक कूल ऑफ हम इसको एक बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग महज एक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट हमारा अभी भी जो ट्रेंड है वो अभी बाय साइड में ही है, हम यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं, बाय ऑन लोअर लेवल्स। इनफैक्ट ये अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग बेस मेटल की रैली का फायदा नहीं उठा पाए थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, अब उनको यहाँ मौका मिलेगा। अमित, मैं आपसे आपके पसंदीदा बेस मेटल में रणनीति जानना चाहूंगी। कौन सा मेटल है जिसमें आपको फिलहाल सबसे ज्यादा स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, 2 बेस मेटल्स हैं, एक कॉपर और दूसरा जिंक। ये दोनों बेस मेटल्स में मीडियम टर्म यानी अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए मुझे लगता है कि तेजी का रुझान बना रहेगा ओवरऑल। और ये जो करेक्शन है, मैं भी सहमत हूँ कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है।
कॉपर के लिए इमीडिएट तौर पर 770 का ही सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो डेली क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर जाता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर दोबारा हमें जो ऑल टाइम हाई थे 812 से 815 की रेंज में वो नजर आ सकते हैं। सिमिलरली जिंक में फिलहाल तो शॉर्ट टर्म बायस डाउनसाइड है, लेकिन अगर 288 से 290 की जोन होल्ड कर जाता है तो अपसाइड में मुझे लगता है कि दोबारा 305 से 307 के स्तर हमें काफी जल्दी दिखाई दे सकते हैं। ओके। तो कॉपर और जिंक दोनों में ही मैं मीडियम टर्म में एटलीस्ट तेजी में रहना पसंद करूंगा। मध्यम अवधि में कॉपर जिंक है बेस्ट बेट, ऐसा अमित मानते हैं। अब फोकस हम बढ़ाते हैं ग्वार की तरफ, एक ऐसी कमोडिटी जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। जब हम एग्री स्पेस की बात करते हैं, एक तरफा रैली, नॉर्थवर्ड रैली इसमें जारी है। कीमतों को हमने वायदा में आज 12,000 के स्तर के पार निकलते हुए देखा है। आप एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जबरदस्त तेजी है। इस साल अब तक 90% से ज्यादा का रिटर्न इस कमोडिटी ने कमाकर दिया है। अब ये समझने वाली बात होगी कि कितना फंडामेंटल्स हैं और कितना यहाँ पर स्पेकुलेशन है जिसका हाथ दिखाई दे रहा है इस कमोडिटी में ऊपर ले जाने में। और इसी पर बात करने के लिए, इस सारी आप कह सकते हैं मिस्ट्री का खुलासा करने के लिए हमारे साथ जो मनोज जाजू है, वो ग्वार ट्रेडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जरा बताइए, हम पहले भी लगातार आपसे ग्वार के फंडामेंटल्स पर बात करते आए हैं। लगातार कहा जा रहा था कि सप्लाईज कम है, एक्सपोर्ट डिमांड दिखाई दे रही है। क्या वाकई में फंडामेंटल्स इसको पूरी तरह से पुश कर रहे हैं? देखिए मैम, पहले भी ये इस साल ये तो कंफर्म है कि क्रॉप इस साल कम है। उस वजह से बाजार में जो बहुत नीचे भाव थे, जैसे 60 रुपए का गम और लगभग 38-40 रुपए ग्वार सीड का भाव था, तो बारिश कम होने की वजह से और नहरी पानी की कमी से इस साल ग्वार की क्रॉप कम है। जो लास्ट ईयर 75 से 80 लाख बैग्स थी, इस साल घट के 55 से 60 लाख बैग्स होने का अनुमान है। जबकि इससे पहले ये लग रहा था कि ये क्रॉप अगर सितंबर में बारिश नहीं आती तो ये क्रॉप 35 से 40 लाख बैग्स की तरफ भी जा सकती थी। तो उस क्रॉप कम होने की वजह से इसमें बाजार में अच्छी तेजी आई, और वो एक तेजी आना स्वाभाविक था। फसल कम है तो स्टॉकिस्ट ने स्टॉक होल्ड कर लिया और बाजार में अच्छी तेजी आ गई। कहाँ से आ रही है? क्योंकि अगर सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई शॉर्टेज है, तो इस माहौल में डिमांड कहाँ से आई है? देखें, डिमांड अब अपने डिस्कस करते हैं डिमांड पे। तो पिछले एक वर्ष, इसका सीजन शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेकर, नया ग्वार का सीजन अप टू 30 सितंबर। तो पिछले एक साल का एक्सपोर्ट डाटा अपने लेते हैं तो 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक ये लगभग 2,68,000 टन का एक्सपोर्ट डाटा आ रहा है। इसमें ग्वार गम पाउडर शामिल है। डोमेस्टिक डिमांड 1500 टन पर मंथ अपने लगाएं तो 18,000 टन इसको ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल जोड़ बैठता है 2,86,000 टन। इसका मतलब ग्वार बैग्स में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग ये खपत शो कर रही है 95 लाख बैग पर ईयर। ये इसकी जो है डिमांड स्टोरी है लास्ट एक वर्ष से। तो स्टॉक गम ग्वार का और नई फसल, इन सबको जोड़ दें तो ये उपलब्धता 2 करोड़ बोरी के आसपास 1 अक्टूबर 2021 को शो कर रही है। पर एट प्रेजेंट हुआ क्या, इस सबसे अर्ली जो फसल अराइवल शुरू होती है वो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो वॉल्यूम के साथ अराइवल आती है। लेकिन गंगानगर जिले में इस बार बहुत ज्यादा कमजोर फसल है। ये लगभग 1/3 क्रॉप है लास्ट ईयर के मुकाबले, और कुछ सितंबर मंथ में लगातार बारिश होने की वजह से क्रॉप लेट हो गई। तो ये अभी भी मानते हैं कि ये जो तेजी है वो जस्टिफाइड है सप्लाई डिमांड का? इसमें बहुत नहीं, ये ऑपरेटर्स बाजार को खिला रहे हैं। और जिस तरह का सीन नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कैस्टर में सीन हुआ था ना, 4,000 वाली कैस्टर को रोजाना ऑपरेटर्स लेते रहे और उसको 6,500 तक बिका दिया, और उसके बाद जहां बाजार घटना शुरू हुआ बाद में वो के वापिस वहीं का वहीं बाजार आ गया। Okay. तो
स्टॉकिस्ट को हमारे ख्याल से माल को रिलीज कर देना चाहिए जो है। सो बेसिकली अभी जो ग्वार है वो बहुत ही एक रिस्की जोन में चली गई है और एक आम निवेशक के लिए, ट्रेडरों के लिए ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन बन गई है जिस तरह से इसके प्राइसेस ओवरहीट हो गए। शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्पॉट मार्केट का सूरत हाल रखने के साथ। एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, इनका नाम है मनीषा। मनीषा नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ग्वार 10,000 कब तक हो जाएगा? ग्वार की कीमतें, आप ग्वार सीड की बात कर रही है मैम, आई सपोज? ओके, ग्वार सीड को हमने 6,500 के लेवल पर आज उसके आसपास ही क्लोज होते हुए देखा है। अनुज, क्या सलाह होगी मनीषा जी के लिए गिवन द फैक्ट कि ग्वार में हम देख रहे हैं कि फिलहाल आपने जो ग्वार के ट्रेडर को भी सुना कि वो बता रहे हैं कि काफी ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है, बहुत ही रिस्की हो गया ट्रेड, तो इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कि जो इसमें ट्रेडिंग स्टाइल है वो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रही है। हालांकि अगर हम पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो ये रोज नया कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक करता है, फिर अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर अगले दिन नया हाई बनाता है। तो वो ट्रेंड जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि इनिशियली आप 7,000 के टारगेट को वेट करें क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक करेगा तो आपको फिर 10,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ओके, ऑलराइट। इनफैक्ट अमित, मैं आपसे एक व्यू ग्वार गम पे लेना चाहूंगी, मैं उस पर वैसे भी व्यू लेना चाह रही थी बिफोर हिटिंग द ब्रेक। मुझे बताइए कि ग्वार गम में जिस तरह का मूव है, अभी हमने 12,000 के आंकड़े को भी पार होता हुआ देखा है, आपको लगता है कि उसमें अगला पड़ाव भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा या उससे पहले आप कोई हेफ्टी करेक्शन देख रहे हैं? देखिए, करेक्शंस आर पार्ट ऑफ द मार्केट ट्रेंड, तो अगर 200-400 पॉइंट का करेक्शन आ भी जाता है तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस 12,400 से 12,450 तक के टारगेट होंगे और एक्सट्रीम केस में ये जो तेजी है वो 13,200 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए। रिस्की डेफिनेटली है क्योंकि प्राइसेस डबल हो गई है पिछले 4 या 5 महीनों में, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। वेरी वेल, चलिए अभी वक्त हुआ है रैपिड फायर कॉल्स का। चलिए अनुज के साथ शुरुआत करेंगे। अनुज, जरा बताइए आज आपकी रैपिड फायर कॉल कहां पर है? देखिए, हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करें 47,300 में, स्टॉप लॉस 47,050 का लगाएं, टारगेट 47,900 तक देखने को मिल सकता है। अमित, आपकी रैपिड फायर कॉल? मेरी रैपिड फायर कॉल कॉपर पे होगी। मैंने एक्चुअली 771 पे रिकमेंड किया था जब 774 था, लेकिन क्योंकि टारगेट ऑलरेडी आ चुका है तो एक रिवाइज कॉल देना चाहूंगा। 777 पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 773 के स्टॉप के साथ और अपसाइड में 786 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। वेरी वेल। अनुज, आपकी एक और कॉल? हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में खरीदारी करें 6160 में, 6100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6250 6300 तक देखने को मिल सकता है। अमित और अनुज, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स पर भी बात करने के लिए और हमारे जो दर्शक जुड़ी उनके भी सवाल के जवाब देने के लिए।